वेलकम टू मैथ्स विथ रवेलोजी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स विथ रवेलोजी में। हम कक्षा 8 का जो पहला चैप्टर है साइंस का उसको पढ़ रहे हैं। नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसको हम अभी पढ़ेंगे और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम जानेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला ही क्वेश्चन है इसका कि उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दे रखे हैं तैरना, जल, फसल, पोषक और तैयारी। इनको आपको भरना है एक एक करके। तो सबसे पहला है कि एक स्थान पर एक ही प्रकार की बड़ी मात्रा में जो फसल उगाई जाती है उसे जो उगाई जाती है उसको क्या बोलते हैं? फसल बोलते हैं। ठीक है, तो ये फसल वाला कहाँ आ गया? फर्स्ट में आ गया। फसल उगाने से पहले प्रथम चरण में क्या करना पड़ता है? मिट्टी को तैयारी करनी पड़ती है। यहाँ लिख लेना तैयारी। नेक्स्ट है कि क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करेंगे? तैरने लगेंगे क्योंकि वो खराब है। फसल फसल उगाने के लिए पर्याप्त सूर्य का प्रकाश, मिट्टी से जल तथा पोषक आवश्यक है। मिट्टी एवं जल पोषक आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है कि कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है आपको। तो खरीफ की फसल का क्या करेंगे? ये करेंगे धान एवं मक्का। फिर नेक्स्ट है रबी की फसल क्या होगी? रबी की होगी गेहूँ, चना और मटर। रबी की फसल होगी। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरक कौन होंगे? खाद, यूरिया और सुपर फास्फेट। और कार्बनिक खाद होगा पशु के अपशिष्ट, गोबर, मूत्र का। और जो मवेशियों का चारा है ये नहीं है, किसी का नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्न में के दो उदाहरण देने हैं आपको। खरीफ की फसल आप दे देंगे मक्का, चावल, और रबी की फसल गेहूँ, चना, सरसों, है ना। इस प्रकार से आप दे देंगे। चौथा सवाल है आपका। चौथे सवाल में हम देखते हैं कि निम्न पर अपने शब्दों में एक एक पैराग्राफ लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है? क्या वाला? तो मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के बारे में क्या लिखेंगे? सबसे पहले कि फसल उगाने से पहले मिट्टी को तैयार करना ये प्रथम चरण है। और मिट्टी को पलटना तथा इसे पोला करना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है बुआई। तो बुआई के बारे में क्या लिखेंगे आप? तो बुआई जो फसल का उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी तरह गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वच्छ बीजों का चयन करना चाहिए हमें। किसान अच्छी उपज के लिए इन बीजों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं और अच्छे संकरित बीज लाते हैं। नेक्स्ट है इसका निराई गुड़ाई करना। तो निराई गुड़ाई करने का मतलब क्या होता है? खरपतवार हटाने को निराई गुड़ाई कहते हैं। निराई गुड़ाई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार में जो जल और पोषक तत्व होते हैं ना, वो इसमें वृद्धि में रुकावट पैदा करते हैं, इसलिए इनकी आवश्यकता होती है। थ्रेसिंग, काटी की फसल से बीज के दानों को अलग अलग करना क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। मशीन में निकालना एक तरीके से। स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद किस तरह भिन्न है। जो उर्वरक है वो खाद से किस प्रकार भिन्न है। ये मैं लिख देता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, एग्जाम में आने लायक है। अर्धवार्षिक में आया होगा, नहीं आया तो वार्षिक में आ जाएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसका सवाल पढ़ते हैं कि उर्वरक और इसमें क्या अलग अलग है। तो उर्वरक एक साइड लिखेंगे आप और खाद एक साइड लिखेंगे। एग्जाम में भी इसी तरीके से करेंगे और बीच में लाइन खींच देंगे। फिर क्या? पहला है कि उर्वरक एक मानव निर्मित लवण है। ठीक है, ये मानव ने बनाया है। और जबकि खाद होता है यह प्राकृतिक पदार्थ होता है जो गोबर एवं पौधों के जो अवशिष्ट होते हैं उनसे बनता है। नेक्स्ट लिखेंगे दूसरा कि उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्री में होता है, जबकि खाद कहाँ बनाई जाती है? खाद खेतों में बन जाती है। तीसरा है कि उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त, यानी कि जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ जाती है ना। इनसे इनसे उर्वरक शक्ति कम हो जाती है, लेकिन खाद से बढ़ जाती है। और इसमें जो ह्यूमस की मात्रा यानी कि जो खाद की मात्रा वो प्रचुर मात्रा में हो जाती है। नेक्स्ट लिखेंगे कि उर्वरक में पादप जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं, जबकि खाद में पोषक तत्व तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, लेकिन ये बेटर है और ये घटिया एक तरीके से। ये भूमि को लगातार हम यूज करते हैं ना इनका उर्वरक का, तो इसे भूमि को अनुपजाऊ बना देते हैं। इसलिए हमें इनका खाद का उपयोग करना चाहिए, जबकि उर्वरक का कम उपयोग करना चाहिए। सिंचाई किसे कहते हैं? जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की दो विधियाँ लिखिए। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं हम। क्या है इसमें? तो इसमें बता रखा आपको कि निश्चित अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। यानी कि निश्चित अंतराल में जल दिया जाता है। पहला है कि छिड़काव तंत्र और दूसरा लिखेंगे ड्रिप तंत्र। तो इनके बारे में आप बुक से लिख लेंगे। छिड़काव तंत्र में लिखेंगे कि इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पानी पहुँच नहीं पाता, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है, और इससे पानी भी बच जाता है। ऊर्ध्व पाइपों या नलों, जो नली होती है उनकी शायद ऊपरी सिरों पर घूमने वाले नोजल लगे होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? एक तरीके से फव्वारे। और यह पाइप निश्चित दूरी पर मुख्य पाइप से जुड़े होते हैं, और उसके बाद क्या होता है कि जो पंप होता है उसकी सहायता से इनको एक मुख्य पाइप से जोड़ा जाता है, और ये घूमते रहते हैं, नोजल होते हैं ना। तो इनका मतलब ये फव्वारे के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, ड्रिप तंत्र के बारे में लिखेंगे आप। इस विधि में जल बूंद बूंद करके गिरता है और यह पौधों की जड़ों में गिरता है, और ज़्यादातर यह बगीचों में लगाया जाता है, अतः इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। और यह फलदार पौधों और बगीचों वृक्षों को पानी देने का यह सबसे सर्वोत्तम उपाय है। इससे पानी की बचत भी होती है और पौधे का ग्रोथ भी सबसे अच्छी होती है। कि यदि गेहूँ को
खरीफ की ऋतु में उगाया जाए तो क्या होगा? तो यदि गेहूँ को खरीफ की ऋतु में उगाएंगे तो क्या होगा? उसके लिए वातावरण नहीं है, क्योंकि गेहूँ तो रबी की फसल है और वो ज़्यादा बारिश के कारण उसकी जड़ें जो गल जाएगी और वो मतलब उत्पादन नहीं करेगा और पैदा भी नहीं होगा। नेक्स्ट है कि खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? व्याख्या कीजिए। इसका आंसर है कि मिट्टी फसल की खनिज पदार्थ मिट्टी जो खनिज पदार्थ उसको प्रदान करती है और यह पोषक तत्वों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। कुछ क्षेत्रों में किसान खेत में एक के बाद दूसरी फसल उगाता है और खेत में कभी भी खाली नहीं रखते हैं। कल्पना कीजिए कि पोषक तत्वों की फिर क्या होगा, यानी कि फसलों को लगातार उगाने से उसमें जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाएगी और इसके लिए फिर किसान को खाद ज़्यादा से ज़्यादा डालने की करनी पड़ेगी और उर्वरक खाद का उपयोग करेंगे। फिर जो ज़मीन है वो एक तरीके से ऊसर हो जाएगी और इसके लिए यह प्रकम खाद देना कहलाता है और इसके लिए क्या करना चाहिए? हमें देसी खाद का उपयोग ज़्यादा करना चाहिए जो गाय भैंस से हमें मिलता है। 9वां क्वेश्चन है खरपतवार क्या है और हम इनका नियंत्रण कैसे करते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ठीक है। तो इसका आंसर है कि खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने के लिए निराई गुड़ाई की जाती है, लेकिन आजकल क्या रासायनिक पदार्थों का ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है जो कि गलत है। खरपतवार नियंत्रण किया जाता है जिन्हें खरपतनाशी कहते हैं, जैसे कि 2,4-D है ना, 2,4-D1 हो गया। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है और जिससे क्या खरपतवार मर जाते हैं, लेकिन यह एक तरीका सही नहीं है, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दिए हैं जो आप अच्छे से याद कर लेना। और पाठ है आपका दूसरा और नाम है सूक्ष्म जीव के बारे में है। सूक्ष्म जीव आपके मित्र एवं शत्रु कैसे हो सकते हैं? तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम। पहले प्रश्न में कहा गया है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो उसमें पहला है कि सूक्ष्म जीवों को किसकी सहायता से देखा जा सकता है? तो लिखना है यहाँ पर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। फिर लिखा है कि नील हरित शैवाल वायु से किसका? तो नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे कि और स्थिरीकरण करने के अलावा जिससे मिट्टी की उर्वरता शक्ति में वृद्धि होती है। फिर नेक्स्ट है कि एल्कोहल का उत्पादन यीस्ट नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है और हैजा जीवाणु के द्वारा फैलता है। यहाँ तक लिख लेंगे। फिर आपको क्या करना है? सही और गलत का निशान लगाना है। आगे जो सवाल आएंगे उसमें तो ईस्ट का निम्न में से उत्पादन होता है तो किस में होता है? एल्कोहल में होता है, ठीक है। एल्कोहल के में ईस्ट का उत्पादन होता है। निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? तो प्रतिजैविक है स्ट्रेप्टोमाइसिन है ना। और मलेरिया परजीवी वाहक है किसका? तो मादा एनाफ्लीज मच्छर इसका परजीवी वाहक है। संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है? तो घरेलू मक्खी, इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है किसके कारण फूलती है? तो ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि के कारण ईस्ट कोशिकाएं वृद्धि कर लेती है। और चीनी को एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए कौन सा प्रक्रम है? तो वो है किण्वन। अगला प्रश्न है कॉलम फर्स्ट से कॉलम सेकंड को आपको मिलाना है। तो सबसे पहला है कि कॉलम फर्स्ट में दे रखा है जीवाणु, तो जीवाणु को किससे मिलाएंगे आप? हैजा का कारक। जीवाणु कौन सा है? हैजा का कारक। फिर है राइजोबियम, राइजोबियम है नाइट्रोजन का स्त्रीकरण। फिर है लैक्टोबैसिलस, तो लैक्टोबैसिलस है दही का जमना, ठीक है। दही को जमाने के लिए लैक्टोबैसिलस का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यीस्ट, यीस्ट को करते हैं ब्रेड की पैकिंग में होता है। और प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ के सामने लगाएंगे मलेरिया का वाहक। फिर है एक प्रतिजैविक उत्पादित करना है। फिर ये AIOS ये नहीं करना है आपको, ठीक है, ये किसी का नहीं है। चौथा है क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं? यदि नहीं तो कैसे देखे जा सकते हैं ना। तो अपने से पूछा गया तो सूक्ष्म जीव को बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता है। उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है, आप ये लिखेंगे। फिर नेक्स्ट है कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से? तो वर्ग लिखने हैं आपको। तो पहला लिखेंगे जीवाणु, फिर कवक, प्रोटोजोआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। ये सारे शैवाल जो है सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनके अलग हैं लेकिन फिर भी इसी वर्ग में इनको सम्मिलित किया जा सकता है। मतलब विषाणु को अलग से काउंट करते हैं लेकिन फिर भी इसके अंदर इसको काउंट करते हैं क्योंकि ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं। नेक्स्ट है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरीकरण करने वाले सूक्ष्म जीव का नाम बताना था। ये है राइजोबियम, जो क्या होता है कि अपने जो दाल होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीव के बारे में 10 पंक्तियाँ लिखिए। तो उसमें आपको लिखना है कि यह पर्यावरण को स्वच्छ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट लिखेंगे ये पर्यावरण में सूक्ष्मदर्शियों की मात्रा बढ़ाने में और नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में भी आवश्यक है। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशिष्ट और इत्यादि का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं इससे। जीवाणु का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता की जो वृद्धि करने में किया जाता है जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। जैसे मैंने आपको बताया दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं जिनमें लैक्टोबैसिलस होता है जो अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध को
दही में परिवर्तित कर देता है ना, और उससे पनीर वगैरह और अचार बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। अचार का उत्पादन भी इसी प्रकार से किया जाता है, सूजी वगैरह बनाने में। तो इन प्रकार के आप ये सारी चीज़ें इसमें देख के लिख लेंगे। ठीक है। 8वां सवाल है आपका कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो इसमें लिखेंगे कि सूक्ष्म जीव अनेक प्रकार से हानिकारक होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य, जंतुओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्म जीवों को रोगाणु या रोगजनक कहते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव भोजन, कपड़े एवं चमड़े की जो वस्तुएं होती है उनको प्रदूषित करते हैं, संदूषित करते हैं। सूक्ष्म जीव द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की में वायु, जल, भोजन एवं कायिक संपर्क यानी जो संपर्क में आ जाओगे उससे फैलते हैं, इसे संचरण रोग भी होते हैं। ठीक है। 9वां सवाल है आपका कि प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। तो ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा इनकी वृद्धि को रोक देती है। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रामाइसिन सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली प्रतिजैविक है ना, एंटीबायोटिक है ये। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक दवाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, उस दवा का कोर्स पूरा करना चाहिए। ठीक है। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब आपको आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे ना तब आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो आप अपने पर उन पर जो लोगे ना, जो गोली लोगे, तो फिर वो प्रभावी नहीं होगी, यानी कि वो उसका प्रभाव नहीं दिखाएगी। इसलिए हमें इनका उपयोग सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है। तो ये थे आपके दूसरे चैप्टर के सारे क्वेश्चन। इसमें आपको 2-3 बार वीडियो को देख लेने ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। 8 वीडियो विज्ञान के तीसरे चैप्टर की क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। आपका चैप्टर का नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो पहला सवाल है आपका कि कुछ रेशे संश्लेषित क्यों कहलाते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे कि जो रेशे मानव निर्मित होते हैं उन्हें हम संश्लेषित रेशे कहते हैं, क्योंकि प्राकृतिक तो है नहीं है, मानव ने बनाए हैं। तो ये लिखेंगे आप। फिर है कि सही उत्तर का चयन कीजिए, आपको राइट और रॉन्ग लगाना है कि एक रेयन एक सुगंध संश्लेषित रेशा नहीं है, क्योंकि लुगदी से प्राप्त किया जाता है। आपका तीसरा सवाल है कि उचित शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपको। तो पहला है कि संश्लेषित रेशे, तो क्या लिखेंगे, मानव निर्मित होते हैं ना, अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं ना, मानव निर्मित होते हैं या अथवा कृत्रिम रेशे भी कहलाते हैं। फिर लिखेंगे कि संश्लेषित रेशे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं, जो क्या संश्लेषण कहलाता है। ठीक है। फिर गए वाला है कि संश्लेषित रेशे की भांति प्लास्टिक भी एक क्या है, बहुलक है। बहुलक माने बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना हुआ एक तरीके से, एक जटिल। फिर नेक्स्ट चौथा पढ़ेंगे, नायलॉन रेशों से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेशे से प्रबलता दर्शाती है। तो लिखेंगे कि नायलॉन रेशों का प्रयोग चट्टानों पर चढ़ने हेतु रस्सों का निर्माण में किया जाता है। नायलॉन का जो तार होता है वो इस्पात के तार से भी अधिक मजबूत होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे। और नायलॉन के आजकल तो गाँव में भी रस्से वगैरह आने लग गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। यानी कि प्लास्टिक का उपयोग कहाँ कहाँ अच्छे से हो रहा है। तो इसका कारण उनका हल्का होना है ना। क्यों हो रहा है, तो उनका हल्का होना, कम कीमत होना उनकी, और अच्छा सामर्थ्य होना, इसलिए इनका ज़्यादा उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक का उपयोग यानी कि आप बाल्टी का उपयोग भी करते हैं, मग का उपयोग करते हैं, जीवन में प्लास्टिक का उपयोग तो करते ही हैं, तो उनके बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग के बारे में क्या करना है, बीच में एक तरीके से लाइन बना लेनी है। थर्मोप्लास्टिक के बारे में इधर लिखना है और थर्मोसेटिंग के बारे में इधर लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिखेंगे। जो थर्मोप्लास्टिक होता है वो विकृत हो जाता है और सरलतापूर्वक मुड़ जाता है, तो यह थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। पॉलीथीन और पीवीसी जो पाइप आते हैं उसके, वो थर्मोप्लास्टिक के कुछ उदाहरण हैं, है ना, जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उन्हें उष्मा देकर नरम नहीं किया जा सकता वापस, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक यानी कि जो नरम नहीं होती है। उदाहरण के लिए बेकेलाइट हो गया और मेलामाइन हो गया। आप और बेकेलाइट उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। 7वां सवाल पढ़ेंगे, समझाइए कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के से निम्नलिखित जो पदार्थ हैं वो बनाए जाते हैं। तो क्यों बनाए जाते थे, ढेंगची के हत्थे, और थर्मोप्लास्टिक से कौन कौन से पदार्थ बनाए जाते हैं, ये क्वेश्चन है। और विद्युत प्लग और स्विच बोर्ड आदि बनाए जाते थे। इसमें क्या कि करंट वगैरह फ्लो नहीं होता है, इसलिए ये बनाए जाते हैं। तो पहले के बारे में लिखेंगे कि यह बिजली के स्विच, विभिन्न बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में काम में लिया जाता है। मेलामाइन एक बहुउपयोगी पदार्थ है। यह आग का प्रतिजैविक है तथा अन्य प्लास्टिक की अपेक्षा उष्मा को सहने की जो इसकी क्षमता वो सबसे अधिक है।
9वां सवाल पढ़ेंगे कि राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीज खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, कारण सहित आपको बताना है। तो राणा गर्मियों के लिए कमीज खरीदना चाहता है तो उसे सूती की खरीदनी चाहिए क्योंकि यह ठंडी रहेगी, और संश्लेषित रेशे से बने कमीज खरीदना, संश्लेषित रेशों से बने कमीज में ठंडक रहेगी और जो कि सूती वस्त्र में गर्मी रहती है। सूती वस्त्र की तुलना में वो सस्ते हो सकते हैं लेकिन हमें वो नहीं खरीदने चाहिए। 10वां सवाल है, उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। और इसमें लिखेंगे आप कि पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु की क्रिया द्वारा अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाता है। पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा सरलता से विघटित नहीं होते उन्हें जैव अनिम्नीकरण कहते हैं, यानी कि जो विघटित नहीं हो रहे हैं। 11वां सवाल है आपका कि क्या दांत साफ करने के जो ब्रश का हैंडल है ना वो एक ही पदार्थ की बनानी चाहिए, है ना। तो उत्तर देना है। तो दांत साफ करने वाला हैंडल जो शुक्र होता है एक ही पदार्थ के नहीं बनाने चाहिए क्योंकि दोनों ही वस्तुओं का उपयोग भिन्न भिन्न तरीके से किया जाता है, अतः दोनों ही वस्तुओं को बनाने के लिए जो पदार्थ काम में लिया जाता है वो उनका गुणधर्म अलग अलग होता है, इसलिए हमें अलग अलग पदार्थ का उपयोग किया जाना चाहिए। 12 सवाल है कि जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर आप क्या सलाह देंगे। तो प्लास्टिक द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ पर्यावरण हितैषी नहीं है, पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और इसको जलाने पर विषैली गैसें उत्पन्न होती है और भूमि पर डाल देने से इसमें अपशिष्ट पदार्थ बन जाता है जो बहुत सालों बाद भी वो विघटित नहीं होता है और वो वैसा का वैसे ही पड़ा रहता है। इसलिए जैसे प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह हो गए, तो इसलिए हमें प्लास्टिक पदार्थों का जो कम से कम उपयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका कॉलम ए को कॉलम बी से मिलाना है। तो पॉली एस्टर को मिलाओगे आप, कपड़े से आसानी से बल नहीं पड़ते, है ना, इससे मिलाओगे। टेफ्लॉन को मिलाओगे, चिपकने वाली भोजन बनाने के पात्रों के निर्माण में उपयोग किया जाता है इसका, है ना। और रेयन का उपयोग करेंगे लुगदी का उपयोग तैयार कर पैराशूट बनाने में, मोजा बनाने में, ना। नायलॉन का प्रयोग करेंगे पैराशूट बनाने वाली में, और रेयन का कास्ट लुगदी तैयार करने में करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ढंग से देख लेंगे, मैं इसको मिटा देता हूँ और इनकी एरो को ढंग से आप देख लेंगे। 14वां संश्लिष्ट रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। टिप्पणी लिखनी है आपको। तो संश्लिष्ट रेशे का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है क्योंकि प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधों से एवं अन्य उपयोगी सामग्रियां पेड़ों से बनती हैं और लकड़ियों से भी बनाई जाती हैं, जिससे अत्यधिक पेड़ काटे जाते हैं, वनों को हानि भी पहुंचती है। इसलिए लेकिन इसके बजाय प्लास्टिक बहुलक व संश्लिष्ट रेशों का अत्यधिक उपयोग होने के कारण पेड़ पौधों व वनों की कटाई पर रोक थोड़ी सी लगी है। अतः यह कहा जा सकता है कि संश्लिष्ट रेशे का उपयोग औद्योगिक जो वन होते हैं उनको बचाने में एक तरीके से सहायक हो रहा है। 15वां सवाल है आपका कि यह प्रदर्शित करने हैं तो एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक होता है। तो कुछ प्लास्टिक ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार सांचे में ढाल दिया जाता है तो उष्मा देकर गर्म किया जा सकता है, तो ये थर्मोप्लास्टिक कहलाते हैं। ये दो उदाहरण बेकेलाइट और मेलेमाइन दो उदाहरण हो गए आपके सामने, ठीक है, जो उष्मा विद्युत के बहुत ज़्यादा कुचालक हैं। यह बिजली के स्विच बनाने में, विभिन्न बर्तनों के हत्थे बनाने में आदि में इनका प्रयोग किया जाता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी है, बहुउपयोगी है। यह आग का प्रतिजोगिक है, इसलिए जो आग के अंदर जो चीज़ें होती है जो जले नहीं उस प्रकार के जो बर्तन होते हैं उनके हत्थे बनाने में इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा होता है। इनसे उसका चैप्टर है 4 धातु और अधातु। इसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड में आने लायक है और साथ में सारे क्वेश्चन भी करेंगे चैप्टर के। तो हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसको पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती है। तो इसके 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, जिंक, फास्फोरस, सल्फर और ऑक्सीजन। तो आपका आंसर होगा जिंक। जिंक की आप पतली चादरें बना सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो चारों पढ़ेंगे कि सभी धातुएं तन्य होती हैं, अधातुएं तन्य होती हैं, सामान्य धातुएं तन्य होती है और कुछ धातुएं तन्य होती है। तो क्या सभी धातुएं तन्य होती है? जी बिल्कुल, सभी धातुएं तन्य होती है तो सक्रिय है। नेक्स्ट पढ़ेंगे कि धातुएं उष्मा और तो विद्युत की और सुचालक है ना। फिर आयरन कॉपर की अपेक्षा क्या है? अधिक क्रियाशील है। नेक्स्ट है कि धातुएं अम्लों से क्रिया कर क्या बनाती हैं? तो यह हाइड्रोजन बनाती है। अब आपको चौथा क्वेश्चन करना है, यदि कथन सही है तो यस लिखना और गलत है तो रॉन्ग लिखना है या नो लिखना है। तो पहला पढ़ेंगे कि सामान्यतः अधातु अम्लों से क्रिया करके अम्लों से अभिक्रिया करती है, तो यह बिल्कुल सही है। सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, जी बिल्कुल सही है, इसीलिए इसको पेट्रोल में डुबोकर रखा जाता है। नेक्स्ट है कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक विस्थापित करता है, तो बिल्कुल यह करता है। कोयले को खींचकर तारे बनाई जा सकती है? जी बिल्कुल नहीं, क्योंकि कोयला भंगुर प्रकृति का होता है, इसके तार कैसे बनाएंगे अपन। निम्नलिखित के कारण लिखिए। एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमिनियम
क्योंकि एक आघात वर्धनीय धातु है और इसी कारण इसकी पतली पन्नी बन जाती है जिसका उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। 5वां सवाल हम लास्ट में करेंगे। ख है इसका कि निमज्जन छड़ें धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं। निमज्जन छड़ें उत्तर लिखेंगे कि धात्विक पदार्थों से निर्मित होती हैं क्योंकि धातु विद्युत की सुचालक होती है इसलिए। नेक्स्ट है इसका कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। तो आंसर लिखेंगे कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित इसलिए नहीं कर सकता है क्योंकि लवण की जो प्रक्रिया है तभी संभव होती है जब कोई काम जो कभी अभिक्रिया करने वाला धातु ज़्यादा अभिक्रिया करने वाले धातु के साथ उसका मिश्रण हो जाता है। कॉपर जिंक को उसके लवण में के विलयन से विस्थापित नहीं किया जा सकता है क्योंकि कॉपर जो जिंक है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है, यानी कि जिंक ज़्यादा क्रियाशील है कॉपर से। नेक्स्ट है कि सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। तो भाई सोडियम और पोटेशियम बहुत अधिक क्रियाशील है, तो मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम और पोटेशियम दोनों ही अत्यधिक तेजी से क्रिया करते हैं और सोडियम धातु 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर वायु द्वारा प्रभावित करने पर ऑक्साइड बनाएंगे और हवा के संपर्क आते ही ऑक्साइड बन जाते हैं और जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं ऑक्साइड बनने के कारण। नेक्स्ट लिखेंगे कि क्या आप नींबू के अचार को एल्यूमिनियम पात्रों में रख सकते हैं। तो भाई नहीं, क्योंकि सामान्यतः एल्यूमिनियम किसी भी चीज़ के साथ इतनी जल्दी अभिक्रिया नहीं करता, परंतु जब उसके अंदर अचार डाला जाता है तो ये अभिक्रिया करता है और भोजन को विषैला बना देता है जिसको खाने पर मृत्यु हो जा सकती है। हम नींबू के अचार को एल्यूमिनियम के पात्रों में नहीं रख सकते क्योंकि नींबू में सिट्रिक एसिड होता है और एल्यूमिनियम के साथ अभिक्रिया कर लेता है और एल्यूमिनियम के लवण और साथ में गैस हाइड्रोजन गैस बना देता है। अब नवा क्वेश्चन करेंगे कि क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है और लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। तो एक एक करके आंसर करते हैं। तो पहले का आंसर है कि जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाले जाने पर कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन बन जाता है। तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसके अंदर कॉपर मिलाया तो कॉपर को मिलाने कॉपर सल्फेट बन गया और साथ में हाइड्रोजन गैस ऊपर निकल गई है। फिर आगे पढ़ेंगे कि विलयन का रंग जो नीले से बदलकर हरा हो जाता है क्योंकि कॉपर सल्फेट को बदलकर आयन सल्फेट में बन जाता है क्योंकि लोहा कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है या सक्रिय होता है। तो कॉपर सल्फेट प्लस Fe यानी कि फेरस, लोहा को जब अभिक्रिया कराई तो फेरस सल्फेट बन गया, यानी कि जो पीछे का सल्फेट है ना ये फेरस सल्फेट आ जाता है और फिर कॉपर अलग हो जाता है। तो कॉपर डायरेक्ट से ये अभिक्रिया करके साइड पे आ गया। नेक्स्ट है कि सलोनी ने एक लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उसे उत्सर्जित होने वाले गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। तो पहला है कि वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी और इस प्रकार में होने वाली सभी अभिक्रियाओं की समीकरण बनानी है आपको। कैसे लिखेंगे। तो पहला है कि सलोनी टेस्ट ट्यूब में जब पानी की कुछ बूंदें डाले जाने पर उसकी प्रकृति टेस्ट करिए तो गैस की प्रकृति का पता लगाया जा सकता है क्योंकि यदि गैस नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा और लाल का लिटमस पेपर उसका कोई प्रभाव न डाले तो इससे पता चल जाएगा कि गैस की प्रकृति अम्लीय लाल हो गया। तो और अब उसको अपनी भाषा में लिखना है तो यह क्रिया तब होती है जब चारकोल को जलाया जाता है और ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनता है। चारकोल ऑक्सीजन कार्बन और इसका कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके डाइऑक्साइड बना लेता है। चारकोल के जलाए जाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है और पानी के साथ क्रिया करके कार्बोनिक एसिड बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी को मिलाएंगे तो कार्बनिक एसिड बनेगा। नेक्स्ट है कि एक दिन रीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई और उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने के लिए पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे उसके पास पहुंची आभूषण वाले के तो उन्होंने पाया कि उसका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं। तो बिल्कुल बता सकते हैं। एक लिक्विड आता है जिसका नाम है एक्वारेजिया, है ना। तो उसको मिलाने से क्या होता है कि जो सुनार सोने चांदी की जो चीज़ें होती है उस पर डालता है तो उससे क्या उसकी चांदी ऊपर वाली परत उतर जाती है और वो उसके अंदर मिल जाती है, पानी के अंदर जो लिक्विड होता है उसके अंदर मिल जाती है, तो जिससे अपनी जो चांदी होती है वो तो क्लियर हो जाती है, एकदम साफ हो जाती है, लेकिन हल्की सी भार में कमी आती है। तो भार में कमी किसके कारण? ये एक्वारेजिया डालने के कारण ही आई है। पांचवा क्वेश्चन है कि नीचे दी गई सारणी को गुणों की सूची के साथ मिलाना और उनको अलग अलग करना है। तो बताना है कि धातु और अधातु में अंतर क्या है। तो पहला है गुण दिखावट। तो दिखावट में कैसा, धातु तो चमकीली होती है जबकि अधातु चमकीली नहीं होती है। कठोरता की बात करें तो धातु कठोर होती है जबकि अधातु मुलायम होती है। आघात वर्धनीयता यानी कि उसको पीट कर चादरें बनाने की जो कला है तो उसमें क्या कि धातु लचीली होती है, इसलिए धातु की चादरें बनाई जा सकती है जबकि अधातु की चादरें नहीं बनाई जा सकती है। तन्यता की बात करें धातु या तन्यता होती है और जबकि अधातु तन्य नहीं होती है। तन्य होती है धातु क्योंकि इसकी तारें बनाई जा सकती है, लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। और उष्मा के चालन की बात करें तो धातु अच्छा सुचालक है जबकि अधातु कुचालक है। और विद्युत का चालन की बात करें तो अच्छा सुचालक है, विद्युत का चालन अच्छे से होता है जबकि अधातुओं में इसका चालन नहीं होता है। आठवां क्वेश्चन है कि नीचे दी गई
सारणी के कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को उसके पदार्थ के साथ मिलाना है। तो गोल्ड किसके साथ मिलेगा, तो गोल्ड के क्या बनाए जाएंगे, आभूषण बनाए जाएंगे। आयरन के क्या बनेगी, मशीनें बनेगी, लोहे की चीज़ है तो। और फिर बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम क्या, खाद्य सामग्री को लपेटने में काम आएगा। फिर कार्बन का ईंधन में काम आएगा। कॉपर का काम आएगा, कॉपर आएगा अपने बिजली के तार बनाने में। और मरकरी आएगा अपने थर्मामीटर बनाने के अंदर, जिससे टेम्परेचर वगैरह मापा जाता है। तो ये आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। इस चैप्टर में आपका छठा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 7वां 8वां और 9वां, ये सारे क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। और अगर बात करें पहले क्वेश्चन की, तो अबे सदे वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेने हैं। और बाकी रिक्त स्थान वाले वो भी आपके आने वाले हैं, तो ये भी थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों को भी देख लेना है। तो ये यहाँ तक आपका ये जो पूरा चैप्टर है वो फिनिश होता है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चैप्टर है 5वां, कोयला और पेट्रोलियम, इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तर करेंगे, साथ ही सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर के सारे जो क्वेश्चन हैं वो आपके सामने हैं और इन सभी क्वेश्चन के हम आंसर करेंगे। तो सबसे पहले मैं पहले ही बता देता हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। सबसे पहले तो पहला है आपका कि सीएनजी और एलपीजी के अंदर अंतर का जो क्वेश्चन है, यह लाभ का क्वेश्चन है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा है पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क के निर्माण में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये नॉर्मली इनको आपको पढ़ लेने हैं। फिर नेक्स्ट बात करें तो आपका एक क्वेश्चन है, और नेक्स्ट बात करें तो आपका एक क्वेश्चन है छठा वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोक के अभिलाक्षणिक उपयोग, ये भी कभी कभार आ जाता है, लेकिन 8वां बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 8वें को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान लेना है। तो यानी कि ये फर्स्ट की मैंने बताया और लास्ट का ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है 8वें वाले से। तो चलिए अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से ही। पहला क्वेश्चन है आपका, इसमें पूछा गया कि सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। तो इसका आंसर लिखना है आपको कि सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि यह एक कम प्रदूषणकारी है और यह एक स्वच्छ इंजन है, इसलिए इसका उपयोग अभी ज़्यादा हो रहा है। दूसरा पढ़ेंगे कि पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण में उपयोग में लाया जाता है। तो आजकल क्या है कि पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उत्पाद होता है जिसका नाम है बिटुमिनस, है ना, जिसको बिटुमेन भी कहते हैं, बिटुमिनस भी बोलते हैं, उसका उपयोग ज़्यादा किया जा रहा है। और बाकी चारकोल का उपयोग या कोरताल का उपयोग, कोरतार होता है उसका ज़्यादा उपयोग किया जाता था, जिसको आप अपनी भाषा में डामर भी बोलते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है और यह प्रक्रम क्या है। इस प्रक्रम को पूरा बताना है। तो पूरे प्रक्रम की बात करें तो लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे। इस प्रकार से बहुत ज़्यादा वनस्पति थी, और जब जीवन की शुरुआत हुई थी तो पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा सबसे पहले पेड़ भी उगा था तो वो पानी के अंदर ही उगा था। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मृदा के नीचे दब गए, है ना, और उनके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। तो अत्यधिक ताप और दाब लगा, है ना, जैसे जैसे वे गहरे होते गए उन पर ताप भी बढ़ता गया, और उच्च दाब और उच्च ताप के कारण, मतलब उच्च दाब मतलब बहुत ज़्यादा तो दबाव लगा क्योंकि ज़मीन के अंदर है, और बहुत ज़्यादा ताप रहा क्योंकि ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रहता है। तो उच्च ताप और उच्च दाब के कारण पृथ्वी के भीतर जो मृत पेड़ पौधे थे वो धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए, और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है ना। मृत वनस्पति में धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होता गया और इसे हम कार्बनीकरण कहते हैं। यानी कि इस प्रकार से जो कोयला बनता है उसको हम कार्बनीकरण कहते हैं। तो इसको आप आराम से लिख लेंगे, वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे आराम से। अब आपको चौथा क्वेश्चन करना है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला है डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है, तो कौन लिखेंगे, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। बी है कि पेट्रोलियम के विभिन्न संघटकों को पृथक करने का प्रक्रम डैश कहलाता है। तो क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है, यानी कि उसको साफ करना। गया है कि वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन डैश है, तो कौन है, तो सीएनजी है। सीएनजी कम प्रदूषक है, गैस है ये। आपका पांचवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जो कथन है उनके सामने आपको सत्य असत्य लिखना है। तो लिखते हैं अपन, पहला पढ़ते हैं कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। तो जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में कैसे बनाए जाएंगे, तो ऑटोमेटिक बनेंगे, तो ये आपका गलत हो गया। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, तो भाई सीएनजी कम प्रदूषक है इसीलिए तो इसका यूज हो रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर बात करेंगे कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल कोक कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, जी बिल्कुल, कोलतार के अंदर बहुत सारे जो एक तरीके से सब कुछ जैसे गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सब चीज़ें निकलने के बाद जो चीज़ बचती है वो कोलतार रहती है। मिट्टी का तेल जिसको आप चूल्हा जलाने में इस्तेमाल करते थे, एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है, नहीं वो जीवाश्म ईंधन है
इसलिए नहीं है के कारण ये क्या हो गया, नहीं होने के कारण ये असत्य हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पढ़ते हैं छठा वाला। छठे में हमसे क्या पूछा गया है कि समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन के बारे में लिखना है। तो आप जानते हैं या आप जानते हैं कि जगह पर क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। मृत जीवों के ईंधन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समय लग जाता है, इसलिए दूसरी ओर इनके भंडार है ना वो कुछ 100 वर्षों में तक ही चलने वाले, यानी कि वो खत्म हो जाने वाले हैं। तो इसलिए हमें समझदारी से इनका उपयोग करना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी है वो भी इनका उपयोग कर पाए। आपका सातवां क्वेश्चन है कि कोक के अभिलाक्षणिक जो लक्षण है, अभिलक्षणों और उनके उपयोगों का वर्णन करना है। तो इसका आंसर लिखेंगे आप कि यह कठोर है ना, कठोर तो होता ही है, संरंध्र और काला पदार्थ है। कोयला इसलिए काले होगा, और यह कार्बन है इसके अंदर, लगभग शुद्ध रूप है, सबसे शुद्ध रूप मान सकते हो इसको। कोक का उपयोग इस्पात उद्योग, निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्क्रमण में किया जाता है। इसका उपयोग करके दूसरी धातु को शुद्ध रूप करने में किया जाता है। आपका आठवां क्वेश्चन है कि पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा लेंगे। फिर बात करते हैं कि पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ है। जब ये जीव मृत हुए और इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए, फिर रेत तथा मिट्टी इनके ऊपर चली गई जिससे ढक गए, और लाखों वर्षों में ये वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और उच्च दाब के कारण वहाँ वायु की अनुपस्थिति हुई, तो वायु वहाँ से कहाँ से पहुँचेगी, समुद्र के अंदर। तो वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप और दाब के कारण मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में परिवर्तित कर दिया, जिससे वो महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में परिवर्तित हो गए। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, मैंने बता दिए। चैप्टर नंबर छठा है, नाम है दहन और ज्वाला। इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि दहन की परिस्थितियाँ की सूची बनाइए। तो इसमें बताना है कि ईंधन की आवश्यकता होती है दहन में, और वायु की उपस्थिति में, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और पचलीय तापमान में वृद्धि हो जाती है, यानी कि उसके आसपास के वातावरण में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। तो पहला है लकड़ी और कोयला जलने से वायु का क्या होता है, वायु में प्रदूषण उत्पन्न होता है। घरों में काम आने वाले जो एक ईंधन है उसमें कौन है, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG, और ये है CNG भी होता है, द्रवित, उसमें लिक्विड हो जाती है LPG, और घरों में तो ऐसे CNG काम आएगी। जलना प्रारंभ होने से पहले ईंधन को उसके प्रज्वलन तापमान तक गर्म करना आवश्यक होता है, तब जाके वो जलता है। तेल द्वारा उत्पन्न आग को जो पानी द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता, उसके लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन सिलेंडर की। नेक्स्ट है कि समझाइए कि मोटर वाहनों में CNG के उपयोग से हमारे शहरों का प्रदूषण किस प्रकार कम हुआ है। तो जैसे CNG होती है वह गैस एक स्वच्छ ईंधन है, और पेट्रोल और डीजल की तुलना में CNG सल्फर और नाइट्रोजन की तरह हानिकारक जो गैसें होती उसको उत्पन्न कम करती है, उनकी मात्रा में कम उत्पन्न करती तो है लेकिन कम उत्पन्न करती है। नेक्स्ट एक कारण बताना है। तो पहला है कि विद्युत उपकरण से संबंध, आग पर नियंत्रण पाने के लिए जल का उपयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि बिजली जो करंट का अच्छा फ्लो करती है, जिसे आग बुझाने के लिए इसमें इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें झटका भी लग सकता है बुझाने वाले को, इसलिए वहाँ पर ऑक्सीजन जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कि LPG लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। क्यों? कैसे बताना है। लकड़ी की तुलना में LPG का अच्छा ईंधन है क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ता भी। ये जलने पर जो मध्यम दर से आसानी के साथ जल जाता है, और इससे जो प्रदूषण है वो भी कम होता है। नेक्स्ट है कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम पाइप के जो चारों ओर लपेटा गया कागज़ का टुकड़ा आग नहीं पकड़ता है। कारण बताना है। कागज़ स्वयं सरलता से आग पकड़ लेता है, जबकि एल्यूमिनियम का टुकड़ा जो उसके चारों ओर से कागज़ लपेटने पर वो आग नहीं पकड़ता है, क्योंकि कागज़ का प्रज्वलन ताप में वो कम है, जबकि एल्यूमिनियम से लिपट जाने के बाद वो उसका जो तापमान है वो उसमें वृद्धि हो जाती है उसकी तुलना में। नेक्स्ट बताना है आपको ईंधन के ऊष्मीय मान को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम KL प्रति kg के मान को इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट है कि समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। तो CO2 ऑक्सीजन की तुलना में जो भारी गैस होती है इस तरीके से, जिसके कारण क्या होता है कि आग को कंबल की तरीके से ढक लेती है, और ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में संपर्क कट जाता है, जिससे आग को नियंत्रण करने में फ़ायदा मिलता है। नेक्स्ट है कि हरी पत्तियों को ढेर में जलाना कठिन होता है, जबकि सूखी पत्तियों को जलाना आसान होता है। क्यों? क्योंकि हरी पत्तियाँ जो तुलना में सूखी पत्तियों का जो प्रज्वलन ताप है, जलने का जो तापमान है वो कम होता है, इसलिए वो सूखी पत्तियाँ जल्दी जल जाती हैं, जबकि गीली पत्तियों को जलाने में परेशानी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए स्वर्णकाल ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करते हैं और क्यों। स्वर्णकाल ज्वाला के जो बाहरी क्षेत्र का उपयोग करते हैं ताकि वो जो सोना व चांदी होती है वो पिघल जाए। नेक्स्ट है कि एक प्रयोग में 4.5 किलो 4.5 किलो ईंधन का पूर्णतः दहन किया गया। उत्पन्न ऊष्मा
180 किलो जूल तथा ईंधन का तापीय मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, आपको बता रखा है कि इस प्रकार से 1,80,000 किलो जूल प्रति 4.5 kg। तो इसको उसमें भाग लगाना है, क्योंकि उसका मान होता है कि उसमें उत्पन्न उष्मा बटे हुए उसमें उपयोग किया गया ईंधन कितना उपयोग किया गया। तो उसका उसमें मान ये आ गया आपके सामने 40,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम। इतनी उसमें प्रज्वलन ताप की आवश्यकता पड़ी। नेक्स्ट है कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, इसकी विवेचन करनी है। तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया के दौरान गर्मी भी उत्पन्न होती है। जंग लगने से क्या होता है कि दौरान गर्मी नहीं निकलती है, जबकि लोहे की जो परत है उसके ऊपर एक एक्सोथर्मिक प्रक्रिया उत्पन्न हो जाती है। तो ये इसलिए यह धीमा प्रक्रम है, धीमा दहन प्रक्रम है। दहन तो कह सकते हैं उसको, लेकिन धीमा दहन प्रक्रम है। नेक्स्ट है कि अबिदा और रमेश ने एक प्रयोग में किया जिसमें बीकर में रखे जल को गर्म किया और उसमें अबिदा ने बीकर में मोमबत्ती ज्वाला के पीले भाग के पास रखा और रमेश ने बीकर के ज्वाला के सबसे बाहरी पास रखा। किसका पानी कम समय में गर्म हो जाएगा। तो रमेश का पानी तेजी से गर्म होगा, क्योंकि क्या होगा कि क्योंकि आग का जो सबसे बाहरी हिस्सा है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है। जैसे आग की लो होती है इस प्रकार से, तो उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा, ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है। इस वाले हिस्से में गर्मी कम रहती है, क्योंकि ये नज़दीक रहता है इस बर्नर के, जबकि यहाँ वाले हिस्से में बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है। तो इस प्रकार से आपको इसको समझ लेना है। आई होप कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट जरूर देखें, वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। पार्ट नंबर है 7 इसका, और नाम है पौधों और जानवरों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, कैसे है, इसके क्वेश्चन आंसर किस प्रकार से इंपॉर्टेंट रहेंगे वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला सवाल है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पहला है कि वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इनमें आपको अंतर स्पष्ट करना है, बताना है कि क्या है और किस प्रकार है। तो पहला है कि वन्य प्राणी अभ्यारण्य ऐसी जगह होती हैं जहाँ केवल वन्य जंतुओं को सुरक्षा प्रदान की जाती है। और जैव मंडल की बात करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ हर प्रकार से लुप्तप्राय जो प्राणी होते हैं उसकी सुरक्षा दी जाती है। अवैध शिकार और इनके जो बेचने की जो तरीका होता है वो उसको बंद करना, और वातावरण में जो दखल देते हैं लोग उसको बंद करना। और यहाँ जो पर्यटक होते हैं उनके जो प्रयोग का जो के हिसाब से उनको केंद्र बनाया जाता है कि यहाँ देख सकें, जिससे पैसे की आमदनी भी हो। इस प्रकार से यहाँ पे देखा जाता है। अब भैया वन्य प्राणी उद्यान में क्या होता है कि जो जीव जंतु होते हैं वो जो ख़त्म होने के कगार पर रह रहे होते हैं उनको वहाँ पर लाया जाता है। नेक्स्ट है कि वनोन्मूलन पर निम्नलिखित पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है कि वनोन्मूलन होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा इन पर। पहला है वन प्राणी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वनोन्मूलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव वन प्राणियों पर इन पर पड़ता है। हर एक प्राणी एक दूसरे प्राणी पर निर्भर रहता है, और वनोन्मूलन की वजह से प्राणियों की संख्या में जो कटौती हो जाती है, यानी कि उनकी जो बढ़ोतरी हो रही होती है वो कम हो जाती है, प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। और उच्च स्तरीय और उच्च कोशिकाएं तंत्र वाले प्राणी, जो निचले स्तर वाले प्राणी होते हैं उनको उन पर ऊपर निर्भर होते हैं। वे सभी पेड़ पौधों और अपने भोजन और जीवन यापन करने के लिए उन पर निर्भर होते हैं, जिनमें कमी हो जाएगी तो ये दिक्कत उनके यहाँ पैदा हो जाएगी। नेक्स्ट है पर्यावरण। तो पर्यावरण के बारे में, वनोन्मूलन पर्यावरण पर ही भारी प्रभाव डालता है। पेड़ पौधों की कटाई की वजह से जमीन ढीली पड़ जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव जो वो उत्पन्न हो जाता है। मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता में कमी हो जाती है, जिससे बाढ़ वगैरह आ जाती है। परिणाम स्वरूप सारे जो वन हैं उसमें जो मृदा के गुण होते हैं, उनके पोषक तत्व होते हैं, वो उनमें कमी आ जाती है। नेक्स्ट है अगली पीढ़ी। तो अगली पीढ़ी में क्या प्रभाव पड़ेगा। वनोन्मूलन की वजह से आने वाली पीढ़ी पर बेहद बुरा असर पड़ेगा। ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होने लग जाएगी, ग्रीन हाउस गैसें बढ़ जाएगी, जिससे वायुमंडल की जो गैसें हैं वो जहरीली हो जाएगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, वैश्विक तापमान बढ़ेगा, गर्माहट बढ़ जाएगी, और खान पान की जो उपलब्धता है वो उसमें कमी आ जाएगी। जमीन के उपजाऊपन में कमी आ जाएगी, जिससे भोजन पैदा करना मुश्किल हो जाएगा, और जितनी जनसंख्या है उसके हिसाब से भोजन उपलब्ध नहीं हो पाएगा, बाढ़ आने लग जाएगी। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो जाएगी। नेक्स्ट है तीसरा सवाल कि संरक्षित वन भी वन्य जंतुओं के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, क्यों, इसके बारे में बताना है। तो सुरक्षित वन वह है जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों और अन्य प्रजातियों की सुरक्षा के लिए इनको बनाया जाता है, उनको विलुप्त होने से बचाने के लिए। वनों के आसपास आदिवासियों का बसेरा होता है, और अक्सर वही लोग सुरक्षा सीमा के उल्लंघन करते हुए वनों में घुस जाते हैं और अपने मतलब के लिए मनचाहे पेड़ पौधे प्राणियों को काट देते हैं, विनाश कर देते हैं उनके फल फूल लकड़ी मांस चमड़ा हड्डियाँ आदि इनका संग्रह करते हैं और बाजार में बेचते हैं, ताकि उनका जीवन यापन करने का जो माध्यम है उनका यही है। कुछ इलाकों की में आदिवासी इतने हानिकारक होते हैं कि वे बाहरी इलाकों के लोगों के लिए भाई
बाधा उत्पन्न करते हैं। इंसानों के लिए वह संकट बन जाते हैं और उन जगहों को उन श्रेणियों में रखा गया है। जब सबसे भीतर वाले प्राणियों इस श्रेणियों में इंसान को जाना जाता है। सबसे बाहर वाले हिस्सों में क्या आएगा, पर्यटक आएंगे तो उनको भी दिक्कत आएगी और वो सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। तो ये थे इसके सारे क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें। जय हिंद।